नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास टेंथ का इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं और ये 8 इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं और ये सभी का हम अलग अलग वीडियो में एक एक करके सबका हम वीवीआई क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसका सॉल्यूशन सहित लेकर आएंगे। और आज हम बताने वाले हैं वास्तविक संख्या में जो जो पूछा गया क्वेश्चन है और जो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन का हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वास्तविक संख्या के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ हम वास्तविक संख्या का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए जो एकदम इम्पॉर्टेंट है वो सब्जेक्टिव लेकर हम आ गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 867 का मौसो निकालें। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इतना इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में एक बार 2012 में पूछा गया, 2013 में और 2017 में और 2021 में पूछा गया। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये चार बार पूछा गया है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन समझते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, हम पहले क्या करेंगे 255 और 867 यहाँ पर लिख लेंगे और देख लेंगे दोनों में से कौन सा बड़ा है। जो बड़ा है उसके इधर ये मुंह खोल देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस 867 और 255 में हम 255 को 867 में भाग लगाएंगे और यहाँ ये एचसीएफ आपको आता होगा, ये पूरा एचसीएफ कर लेंगे। ये पूरा एचसीएफ हम कर लेंगे और उसके बाद हम ये बताते हैं जिसमें भाग दिया जाता है वो होता है ए और जिससे भाग दिया जाता है वह बी और जो शेष भागफल आता है वो होता है क्यू और जो शेष आता है वो आर। मतलब अब इस फॉर्मेट को हमको a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखना है और यही जो a बराबर बी क्यू प्लस आर में जो हम लिख देंगे यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है, ए वह है जिसमें हम भाग देते हैं तो 867 है। तो बी क्या है, जिससे भाग देते हैं 255। क्यू क्या है 255 में आखिर हम कितना से गुना करके यहाँ पर भाग दे रहे हैं तो 3 से गुना करके, तो ये हमारा बी क्यू 3 हो जाएगा और यहाँ पर जो शेष बच रहा है वो हमारा आर हो जाएगा, यानी आर हो जाएगा 102। चलिए फिर दूसरा चलते हैं, यहाँ पर कितना से भाग दे रहे हैं 255 से, तो ये हमारा ए हो जाएगा 255। कितना से भाग दे रहे हैं तो 102 से भाग दे रहे हैं, ये हमारा बी हो जाएगा। और कितना बार में दे रहे हैं, एक बार दो बार, कितना बार में दे रहे हैं तो 2 बार में, ये हमारा क्यू हो जाएगा। यहाँ पर भी ये भी क्यू हो जाएगा और शेष जो बच रहेगा वो मतलब आर हो जाएगा। तो उसी प्रकार ये भी हम कर दिए। तो अतः मतलब ये प्रक्रिया करने के बाद समझ में आता है जो एचसीएफ 255 और 867 का जो एचसीएफ हो जाएगा वो 51 हो जाएगा। आशा करते हैं ये छोटा सा सवाल आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान है ये सवाल। अगर आपको समझ में आ गया तो ये सवाल 2 मार्क्स दे देता है, ये सवाल 2 मार्क्स आपको दे देगा, ये सवाल आपको 2 मार्क्स दे देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याओं का मौसो 13 तथा लौसो 182 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अब हमको क्या कहता है, इसमें दो संख्याओं का मौसो 13 है, दो संख्याओं का मौसो 13 है और लौसो यहाँ पर 182 दिया है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। एक फार्मूला है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसो गुने लौसो। अब यहाँ पर हमको कहता है दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या बराबर लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए दूसरी, ये दूसरी है, दूसरी संख्या बराबर है, ये मौसो गुने लौसो को इधर ही रखेंगे और दूसरी संख्या के बगल में ये गुना में है तो इसको बराबर के इस पार ले आएंगे तो ये भाग में आ जाएगा पहली संख्या, यानी दूसरी संख्या बराबर फार्मूला बन जाएगा मौसो गुने लौसो बटा पहली संख्या। अब हमको क्या कहता है, यहाँ पर दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, मौसो हमको कितना दिया है तो मौसो दिया है 13 और लौसो कितना दिया है तो लौसो दिया है 182। यहाँ पर हम मौसो का मान दे देंगे 13, लौसो का 182 और पहली संख्या हमको यहाँ पर दिया है 26 दिया है तो लिख देंगे 26। 182 को 13 से गुना कर देंगे, यहाँ पर गुना में आएगा 2366 और यहाँ पर पहली जो संख्या है 26 उसको भाग दे देंगे तो हमारी ये दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगा। अगर हम ये क्वेश्चन बढ़िया से सीख जाते हैं तो ये क्वेश्चन भी हमको 2 मार्क्स दिलाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बार पूछा है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, भले ही वह अंक चेंज कर दे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये अगला क्वेश्चन है, यदि एलसीएम 72 126 बराबर 504 है तो एचसीएफ 72 126 ज्ञात करें। और ये क्वेश्चन 2019 और 2018 में दो बार पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वैसा ही है जिसे हम अभी पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कैसा, ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए एलसीएम यानी ये दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो 504 दिया है और वही दो संख्याओं का एचसीएफ कहता है, वही दो संख्याओं का एचसीएफ कहता है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के देखिए अभी तुरंत हम फॉर्मूला पढ़े थे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लॉसो गुने मौसो होता है। इसी को हम और ये मतलब या करके हम इसी को बोल सकते हैं उल्टा करके, लॉसो गुने मौसो बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बोल सकते हैं। अब हम इसी को क्या करते हैं, हमको कहता है एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मौसो यानी एचसीएफ मौसो को ही एचसीएफ कहते हैं। इस मौसो को इधर ही रखेंगे और लॉसो को उधर ले जाएंगे। तो लॉसो को जब उधर ले जाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, मौसो बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब बट्टा में ये लॉसो हो जाएगा। ये लॉसो यानी एलसीएम 72 और 126 है तो 72 126 लिख लिए। और मौसो कहता है हमको 72, मौसो कहता है यहाँ पर 72 126 का ज्ञात करने के लिए, इसलिए हम यहाँ पर 72 126 लिख लिए। हमको यही ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पर देखिए जो ये यहाँ पहली संख्या है वही यह भी वही पहली संख्या है, ये जो दूसरी संख्या है ये भी दूसरी संख्या है, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या एलसीएम और एचसीएफ में सेम दिया है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, जो पहली संख्या है वह क्या है 72 है तो 72 लिख लेंगे, और दूसरी जो संख्या है वह 126 है तो 126 लिख लेंगे। और लॉसो 72 और 126 का जो लॉसो हमको क्वेश्चन में दिया है वह 504 दिया है, तो हम नीचे में लॉसो लिख लेंगे 72 126 का 504। इस तरह से 126 और 72 को गुना कर देंगे तो आ जाएगा 9072 और 504 से भाग दे देंगे। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट आ जाएगा 972, 126 का जो रिजल्ट आ जाएगा वह 18 हो जाएगा। आशा करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का मौसो ज्ञात करें एवं उससे उनका लॉसो भी ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, 2017 में भी पूछा गया है और 2011 में भी पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का मौसो ज्ञात करें एवं उससे उनका लॉसो भी ज्ञात करें। मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 96 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे, इसको पहले 2 से लगाएंगे तो 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से लगाएंगे ये 12 बार में आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे ये 6 बार में आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 3 बार में आ जाएगा। तो मतलब इसको क्या 1 2 3 4 5 यानी 5 को 2 आता है और 1 को 3 आता है। तो हम इसको 96 का अभाज्य गुणनखंड विस्तार करके लिखिए 5 को 2, 1 2 3 4 5, 5 को 2 लिखें और यहाँ पर 1 को 3 आता है तो यहाँ पर 1 3 भी लिख लिए। अब हम देखिए यहाँ पर 5 को 2 है तो इसी को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और गुना में 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1। अब देखिए 404 का भी अभाज्य गुणनखंड इसी तरह से कर लिए। तो 404 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 से लगाएंगे 2 दूना 0, फिर 2 दूना लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 0 1 लगेगा। अब ये नहीं लगेगा तो इसका विस्तार हम यहाँ पर लिख दिए 2 गुने 2 गुने 101। अब इसको हम पावर में लिखना चाहें तो 2 गुने 2 यानी 2 को 2 है, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 101 1 क्या है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 101 का पावर 1। अब यहाँ पर कहता है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। एचसीएफ जो होता है वह होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब यहाँ पर देखिए कॉमन कौन कौन सी संख्या है, यहाँ पर देखिए 2 5 गए, यहाँ पर 2 दुएग है तो यानी कॉमन तो दुएग 2 आता है तो 2 को 2 लिख लिए यानी एचसीएफ हमारा हो जाएगा 4। अब हमारा एलसीएम पूछता है तो एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जो मिला तो वो भी सही, जो नहीं मिला उसको भी उतारिए। यहाँ पर 2 को 2 मिल रहा है तो 2 को 2 को उतार ही दिए। अब जो नहीं मिल रहा है वो भी हम उतार सकते हैं 1 2 3, तो 3 को 2 1 2 3, 3 को 2 उतार दिए, 3 भी उतार दिए और ये बचा 101 ये भी उतार दिए। और इस सबको गुना करने के बाद आता है 96 तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से। अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप देखिए वैसा ही क्वेश्चन एक और है लेकिन उसमें 2 अंक था, अब इसमें 3 अंक है। अब इसमें कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि से 8 9 और 25 का मौसो और लॉसो निकालें। और ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है और 2017 में पूछा गया है। सबसे पहले क्या करेंगे 8 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल कर लेंगे। तो 8 को जब हल करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, इसका विस्तार हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8,
फिर 9 का भी विस्तार कर लेंगे और 25 का भी विस्तार कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर HCF निकाल लेंगे यानी मौसो निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोई कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए इसका HCF जो हो जाएगा वह 1 हो जाएगा। LCM में क्या होता है, यानी जो मिल गया, जो कॉमन हो गया उसका भी गुना करेंगे, जो कॉमन है उसका गुना करेंगे, जो कॉमन नहीं है उसका भी गुना करेंगे। यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, इसका जिसका ये विस्तार है हम उसी वही अंक को पकड़ के यहाँ पर गुना कर दे रहे हैं। तो 2 गुने 2 गुने 2 ये किसका विस्तार है, 8 का, फिर ये 9 का, 25 का, ये सारा को हम गुना कर दिए और इसका आंसर मतलब LCM हो गया ये 1800 और इसका जो HCF हो गया वह 1 हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिले एग्जाम में तो आप आसानी से इस तरह से बना सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। अब देखिए यहाँ पर रेक्रीन नहीं है, सिर्फ यही संख्या है, कहता है इसको कहता है परिमेय संख्या के रूप में लिखें। इसको कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, 2013 और 2015 में। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 1.34, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1.34 को दशमलव उड़ा देंगे बटा में, दशमलव के बाद जितना अंक है उसको क्या करेंगे 1 पर उतना 0 दे देंगे। फिर इसको 2 से काट लेंगे, 2 से काटेंगे 2 छक 12 और 2 सत्ती 14, फिर इसको काट देंगे 2 से 50 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 67 बटा 50, ये हमारा P/Q परिमेय संख्या के रूप में हम इसको लिख लिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब VBI क्वेश्चन है और ये 2021 में पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन अलग अलग अंकों में बराबर पूछते रहता है, तो ये क्वेश्चन अगर एक फॉर्मेट आप समझ गए तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाए एग्जाम में आप आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 0.12 पर रेक्रीन है, इसको कहते हैं रेक्रीन। 2 पर रेक्रीन है को P/Q के रूप में बदलें। तो इसको कैसे बनाना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है सबसे पहले क्या करना है, इसी को पहले x के बराबर y के बराबर किसी के बराबर भी पहले क्या करना है, मान लेना है। तो मान लेंगे, माना x बराबर 1.2 पर रेक्रीन, यानी जो यहाँ पर दिया रहेगा उसी को मान लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए इस रेक्रीन का मतलब क्या हुआ, इस रेक्रीन का जो मतलब होता है, अगर मान लीजिए 1.3 पर अगर रेक्रीन है तो इसका मतलब हुआ 1.3333 अनंत बार आते रहेगा। अगर मान लीजिए 0.24 पर रेक्रीन है, सिर्फ 4 पर रेक्रीन है, इसका मतलब हुआ 0.2444, मतलब जिस पर रेक्रीन रहेगा वह संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, तो x बराबर 1.2 पर रेक्रीन है तो हम क्या करेंगे, इसको विस्तार करके लिख लेंगे 1.2222 अनंत बार है और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करना है। हम कैसे समझेंगे इसको, 10 ही से गुना करना है। तो अब देखिए इस संख्या में देखिए कितना पर रेक्रीन है, तो इस संख्या में यहाँ पर एक संख्या पर रेक्रीन है तो 1 0 लिखेंगे। अब ये 1 0 किस पर, तो 1 पर, ये संख्या हो जाएगा 10। अब इस 10 को क्या करेंगे, दोनों तरफ यानी इस समीकरण 1 को समीकरण 1 को दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो समीकरण 1 को क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे। यहाँ पर x को 10 से गुना करेंगे और बराबर इस 1.222 जो है अनंत बार, इसको भी 10 से गुना कर देंगे। तो 10 को x से गुना करेंगे 10x और इस संख्या को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12.222। अब देखिए इसको हम आसानी से गुना करना बताते हैं। जब भी ऐसी संख्या को 1 पर कितना भी 0 रहे इससे गुना करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, 1 पर जितना 0 रहेगा दशमलव को उतनी दाईं ओर लेकर आ जाएंगे, उतनी दाईं ओर लेकर चले आएंगे। यहाँ पर देखिए 1 पर 1 0 तो हम इस दशमलव को उतना दाईं ओर, यानी इधर यहाँ ले आए और 2 यहाँ आ गया तो 12.222 हो गया। अब ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, अब समीकरण 2 में 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 12.222, ये समीकरण 2 है। और समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x बराबर 1.222। अब देखिए घटाव में क्या होता है, चिन्ह चेंज होता है। यहाँ इसके बगल में कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, तो प्लस का माइनस और इसका भी प्लस का माइनस। अब देखिए यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर भी दशमलव दे देंगे। अब देखिए दशमलव ये प्लस में 222, ये माइनस में है 222, तो ये प्लस में 2 और माइनस में 2 अनंत बार जो है वह पूरा कट के ख़त्म होकर 0 हो जाएगा। दशमलव और 12 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 11 बराबर। यहाँ पर 10 गो x में 1 x खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा 9x, इसलिए x बराबर 9। अब गुना में है तो बराबर उस पर चल जाएगा तो भाग में आ जाएगा और दशमलव के बाद 0 का मान्य नहीं होता है, इसलिए इसको पूरा अंक पर आ जाएगा 11। तो x बराबर हो जाएगा 11/9, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप आसानी से एग्जाम में बना सकते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका
लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 7/80 परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। पहले इसको हम बढ़िया से समझ लिए, शांत या अशांत क्या मतलब। देखिए अगर जिस संख्या का फैक्टर, अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं 7/8 है, तो जिस संख्या के हर का फैक्टर अगर 2 या 5 या ये दोनों में से कोई एक आ जाए तो वह संख्या शांत होगा। 2 या 5 या दोनों आ जाए, 2 आए या 5 आए या दोनों आ जाए तब वह शांत होगा। और यदि 2 गुने 5 गुने मान लीजिए 2 और 5 आया, साथ में 3 आ गया, अगर 3 आ गया तो वह संख्या अशांत हो जाएगा, वह संख्या अशांत हो जाएगा। आप समझ लिए होंगे बात। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 7/80 परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। यहाँ पर देखिए 2011 और 2018 में पूछा गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कहता है 7/80, 7/80 यानी ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर का हम क्या करेंगे फैक्टर कर लेंगे। यहाँ पर फैक्टर करने के बाद यहाँ पर देखिए 80 का जो हम फैक्टर किए तो उस फैक्टर को हम लिख लिए। ये फैक्टर आप लोग को समझ में आता होगा, ये इतना छोटा चीज़ अगर नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये फैक्टर आपको समझ में आता होगा। तो अब इस फैक्टर को हम यहाँ पर पूरा विस्तार में लिख लिए। अब देखिए इस फैक्टर में जो है सिर्फ 2 और 5 ही है, तो 80 के 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड है। तो इसलिए जब ये 80 के सिर्फ हम क्या बोले 2 और 5 होना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा अगर अन्य कोई आ गया तो वह अशांत हो जाएगा। तो ये 2 और 5 ही अभाज्य गुणनखंड है, तो इसलिए 7/80 का जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये हम बता देंगे कब कब पूछा गया है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया, 2011 में, 2012, 2015, 2018, 2020। ये मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सिद्ध करने वाला। और ये इसका थोड़ा लेंदी हिसाब होता है और मात्र 2 ही नंबर मिलता है। तो बच्चा ये बहुत तो बच्चा नहीं भी बनाते हैं और कुछ बच्चा बनाते भी हैं। तो हम कोशिश करेंगे आपको ये सवाल समझा दें और आप भी इसको अपना बोर्ड में बना लें। तो कहता है क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी कहेगा हमको √2 एक अपरिमेय संख्या है तो हम सीधा उल्टा मान लेंगे, इसका उल्टा मान के चलेंगे। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो सेम इसका उल्टा मान लेंगे। तो मान लेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है, ये बोलेगा अपरिमेय तो हम मान लेंगे परिमेय। फिर बाद में जाके ये हमारा शर्त जो बताया ये जो मानते हैं ये हमारा गलत हो जाता है। फिर हम कह देते हैं हाँ ये सिद्ध हुआ कि √2 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन ये प्रोसेस ही होता है। इसको उल्टा मान लेंगे, √2 एक अपरिमेय संख्या तो मान लेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो इसलिए हम ऐसा तो लिख सकते हैं जो माना √2 बराबर परिमेय संख्या जो होता है वो उसको हम p/q के रूप में हम आसानी से लिख सकते हैं। तो √2 बराबर p/q। अब q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा। p एवं q सह-अभाज्य संख्याएं हैं। सह-अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो सह-अभाज्य जो संख्या होता है यहाँ पर हम लिख देते हैं सह-अभाज्य संख्या का मतलब हुआ जिनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो आप समझ गए होंगे सह-अभाज्य संख्या का मतलब हुआ जिनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। उभयनिष्ठ मतलब हुआ कोई दो संख्याएं और उसमें मात्र मतलब एक ही मिलता है, एक ही दोनों में है, बाकी बात उसके बाद कोई अलग संख्या नहीं है। तो फिर आगे देखते हैं। अब देखिए √2 के नीचे में नहीं कुछ है तो मान लेते हैं नीचे में है 1। p को 1 से गुना करते हैं, p √2 को q से गुना करते हैं √2q। अब क्या करेंगे, इस दोनों संख्या को हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो p का वर्ग √2q का भी वर्ग कर देंगे। तो p का वर्ग बराबर √2 का जो वर्ग जब वर्ग करेंगे तो ये √2 का वर्ग हो जाएगा √4 और √4 का वर्ग सीधे 2 हम लिख दिए और यहाँ q का स्क्वायर का वर्ग q² हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 2 जो है ये गुणाम है, इस 2 को हम उधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, सिर्फ q² बच जाएगा। तो q² बराबर हम लिख सकते हैं p² और 2 जो इधर आया था वही 2 यहाँ, यानी p²/2, यानी q² जो बराबर है वह p²/2। अब हम इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए p²/2 एक पूर्णांक है, p²/2 जो है वह एक पूर्णांक ही है। तो जब पूर्णांक है तो ऐसा हम कह सकते हैं अतः p², 2 से भाज्य है। जब पूर्णांक है तो p² जो है वह 2 से भाज्य है। कैसे भाज्य, अब हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 25 है,
25 जो है वह मान लेते हैं 5 से भाज्य है। 25 में 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो हम क्या कहेंगे, 25 जो है वह 5 से भाज्य है, तब नहीं ये 5 आया है। तो सेम प्रकार से यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर जब 2 से भाज्य है तब क्यू स्क्वायर आया है। तो इसी क्यू स्क्वायर अगर भाज्य नहीं रहता तो बराबर में कुछ नहीं आता। यहाँ पर देखिए जैसे 25 5 से भाज्य है तब ना 5 आया, उसी प्रकार से पी स्क्वायर 2 से भाज्य तभी क्यू स्क्वायर आया है। इसीलिए हम कह सकते हैं पी स्क्वायर 2 से भाज्य है। अब ये स्क्वायर हटा देंगे बच जाएगा पी, हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं पी भी 2 से भाज्य है। ये चीज़ कैसे हुआ, तो फिर से देखिए 25 को हम लिख सकते हैं 5 का वर्ग बटा 5 बराबर, देखिए 5 का वर्ग जो है वह 5 से भाज्य है तो मतलब 5 आएगा। तो अगर हम मान लीजिए वर्ग हटा दें तो हो जाएगा 5 और बटा में 5, मतलब वर्ग हटाने पर भी ये भाज्य, अगर मान लीजिए वर्ग 5 का वर्ग 5 से भाज्य है तो वर्ग हटा भी दें तो हो जाएगा 5, तो भी वह 5 से भाज्य होगा। सेम प्रकार से यहाँ पर देखिए अगर पी स्क्वायर 2 से भाज्य है तो वर्ग हटा भी दे तो हो जाएगा पी, तो पी भी 2 से, पी स्क्वायर 2 से अगर भाज्य है तो पी भी 2 से भाज्य है। तो अब क्या करेंगे, जब पी 2 से भाज्य है तो मान लेंगे माना p/2 बराबर के, और जब यहाँ पर देखिए p 2 से भाज्य है तो p/2 मान लिया अगर भाज्य है p/2, अब बराबर मान लिया अगर भाज्य है तो भागफल उसका k1 आता है, इसे आप मान लेते हैं। और k1 ये पूर्णांक हमेशा लिख दिए, पूर्णांक है, पूर्णांक में अगर भाग देने के बाद कोई भी यहाँ पर कोई संख्या है। अब देखिए p/2 बराबर k1 ये जो पूर्णांक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 2 को k1 से गुना करेंगे, 2 k1, p को यहाँ पर नीचे में नहीं कुछ है तो 1 है तो p को 1 से गुना करेंगे p। अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब जो यहाँ पर जो हमारा समीकरण 2 है, अब हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई 2। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई 2। अब देखिए समीकरण 2 जो है वह p बराबर 2k1 है, तो हम क्या करेंगे क्यू स्क्वायर बराबर जहाँ p है वहाँ पर लिख देंगे 2k1, स्क्वायर है तो s उस पूरा का स्क्वायर कर देंगे, अब बटा में 2 कर देंगे। अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, k1 का स्क्वायर k1 ही हो, मतलब k1 का स्क्वायर ही हो जाएगा। अब देखिए इसको 2 से काट देंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2k1 का, यहाँ पर 2 से काट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2k1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 2 जो है ये k1 का गुना में है, तो 2 उधर गुना में तो बराबर इस पर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं k1 का स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, और जो ये जो भाग में गया तो ये बटा 2 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अभी आप देखे थे k1 का स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बाई जो 2 था, मतलब इसको हमने समीकरण नंबर 3 माने थे। तो ये अब देखिए क्यू स्क्वायर बाई 2, ये नहीं क्यू स्क्वायर बाई 2 जो है वह एक पूर्णांक है, स्वाभाविक है जो ये एक पूर्णांक है, इसलिए क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है। अब यहाँ पर देखिए क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है, जैसे उस वहाँ पर समझाए थे 25 5 से भाज्य है तो कुछ आया था, उसी प्रकार क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य तभी ना कुछ आया है। जब k1 स्क्वायर आया है यानी कुछ आया है, जब कुछ आया तो इसका मतलब कि 2 से भाज्य है, तो क्यू स्क्वायर जब 2 से भाज्य है तो स्क्वायर हटा देंगे तो क्यू भी क्या हो जाएगा 2 से भाज्य हो जाएगा। अब क्या कर लेते हैं, फिर मान लेंगे, माना ये क्यू 2 से जब भाज्य है तो q/2 बराबर मान लेते हैं जो भाज्य होकर आया है वह k2 है, मान लिए k2, और k2 जो क्या है वह पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है यानी वहाँ पर कुछ आएगा, q में 2 से भाग देंगे तो वह कुछ आएगा, ऐसा मान लिए वह एक पूर्णांक है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, q को नीचे में नहीं कुछ है तो 1 है, तो q को 1 से गुना करेंगे तो q हो जाएगा, 2 को k स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2k2 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब p बराबर समीकरण 4 में यहाँ पर देखिए p बराबर 2k1 है और यहाँ पर देखिए q बराबर 2k2 है, तो यहाँ पर देखिए जब p बराबर 2k1 था तो इसको हम लिख सकते हैं p बराबर 2 गुने k1, और यहाँ पर देखिए q बराबर 2k2 है तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं q बराबर 2 गुने k2। तो इसमें अब देखिए क्या इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो यहाँ पर देखिए उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वह 2 है, लेकिन हमने माना था जो p एवं q सह अभाज्य संख्याएं और सह अभाज्य का मतलब भी बताए थे, जिनमें एक के अलावा
कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सिर्फ एक के अलावा। एक के अलावा यहाँ पर देखिए 2 आ गया है, 2 सिर्फ एक ही होना चाहिए, एक संख्या नहीं, सिर्फ एक होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ एक संख्या की बात कर रहे हैं, एक। ऐसा नहीं जैसे मान लीजिए इसका 2 गुणनखंड है, उभयनिष्ठ 1 है, ये एक नहीं हम बात कर रहे हैं। मतलब जैसे अगर मान लीजिए हम 3 और 4 में पूछते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, तो 3 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 3, 4 को लिख सकते हैं 1 गुना 4। इसका उभयनिष्ठ जो गुणनखंड 1 है, ये 1 की बात कर रहे थे, लेकिन ये 2 है, तो हमारा मानना गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 एवं 4 से स्पष्ट है कि समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि 2 P एवं Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 2 जो है वह P एवं Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि हमने माना था कि P एवं Q सह-अभाज्य संख्याएं, जबकि हमने माना था जो P एवं Q सह-अभाज्य संख्याएं हैं। सह-अभाज्य संख्या का मतलब जो P एवं Q का जो गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वह एक ही है। लेकिन एक के अलावा यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर ये 2 आ रहा है, तो हमारा मानना गलत हो जाएगा। तो कहेंगे अतः हमारा मानना असत्य है। जो हम माने थे, माना √2 एक परिमेय संख्या है और √2 P/Q ये माने थे और बोले थे P एवं Q सह-अभाज्य है, तो हमारा मानना तो असत्य हो जाएगा। अतः लिखेंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इतना सारा कुछ लिखने के बाद आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो आप वीडियो को धीरे धीरे चालू करके आप इसको नोट कर सकते हैं। हम पूरा इसको दिखा दे रहे हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं और कुछ बात यहाँ पर है, आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, और जो अगला क्वेश्चन है कहता है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, ये क्वेश्चन 4 बार पूछा गया है। 2012 में, 2015 में, 2018 में और 2022 में भी पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी ये भी क्वेश्चन है। तो चलिए इस फॉर्मेट का भी क्वेश्चन एक सीख लिया जाए। जैसे हम √2 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरह का अगर आ जाए √3 वाला या √5 वाला, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं, एकदम आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम अब इसको समझाना शुरू करते हैं। तो कहते हैं सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको मान लेंगे, जहाँ का अपरिमेय तो इसको उल्टा मान लेंगे, कहेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेना है। फिर कहेंगे माना जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + 2√5 बराबर P/Q का है कि हमको पता है जो परिमेय संख्या होता है वह P/Q के रूप का होता है। और इसके ब्रैकेट में हम कह देंगे Q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q बराबर 0 नहीं होनी चाहिए और P एवं Q सह-अभाज्य है। अभी तुरंत हम बताए थे सह-अभाज्य का मतलब जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो उसको की कहेंगे सह-अभाज्य। तो यहाँ पर सह-अभाज्य का मतलब पहले से आप लोग को पता है। तो अब देखिए यहाँ पर ऐसे क्या करेंगे, ये जो 3 है इस 3 को हम इधर भेज देंगे, यानी बराबर के इस साइड भेज देंगे, तो ये 3 उधर चल जाएगा, हो जाएगा 2√5 बराबर P/Q। 3 प्लस में उधर चल जाएगा माइनस में 3, नीचे में नहीं कुछ है तो मान लिए 1। अब 2√5 बराबर P, अब 2√5 बराबर Q, 1 का एलसीएम ले लेंगे Q, और ये तो आपको पता होगा P का P हो जाएगा, Q को 3 से 3Q। अब देखिए यहाँ पर तो √5 जो है वो 2 का गुना में, तो 2 को उधर भेज देंगे, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर √5 बराबर P - 3Q, बट्टा में ये 2 आ गया, तो ये जो 2 है ये आ गया, तो 2Q हो जाएगा, मतलब P - 3Q/2Q। अब देखिए चूँकि P और Q जो है वह एक पूर्णांक है, तो कहेंगे चूँकि P एवं Q जो है एक पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसलिए P - 3Q/2Q। 2 संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो वह संख्या पूर्णांक आएगा। 2 पूर्णांकों का जो घटा होता है वह भी पूर्णांक होता है। 2 पूर्णांकों का जो गुणनफल होता है वह भी पूर्णांक होता है, लेकिन 2 पूर्णांकों का जो भागफल होता है वह परिमेय संख्या होता है। तो हम यहाँ पर 2 संख्याओं का क्या कर रहे हैं, 2 पूर्णांकों को घटा रहे हैं। तो 2 पूर्णांकों को अगर घटा रहे हैं तो वो भी क्या होता है, वो परिमेय से होता है। 2 पूर्णांकों को घटाओ लेकिन उसमें भाग दे रहे हैं तो वह परिमेय होता है। तो हम कहेंगे P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है, हम यहाँ पर करें परिमेय संख्या, लेकिन समीकरण 1 से हमको ऐसा पता चलता है कि P - 3Q/2Q, P - 3Q/2Q है वह √5 के बराबर है।
यहाँ पर √5 के बराबर है और √5 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है, तो कह देंगे जो कि एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा मानना गलत हुआ। हमारा मानना गलत हुआ, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप मात्र इतना ही क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए। वास्तविक संख्या से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।